से तो जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं बंसल न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोग सब यहाँ पर आए, अपना बहुमूल्य समय दिया। देखिए, चूंकि महिला बाल विकास मंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो चूंकि आज महिला दिवस है, तो मैं निश्चित तौर पर चाहूँगा कि मैं इनके जीवन की कुछ बातें आप लोगों के सामने आए। कैसे यहाँ तक पहुंची, समाज कल्याण विभाग नशा मुक्ति को लेकर क्या क्या कार्यक्रम कर रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। चूंकि विभाग की मंत्री हैं, इसलिए आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर कोई सवाल इनसे करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, एक महिला के लिए यहां तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता। चूंकि आज महिला दिवस है, निश्चित तौर पर यह कहा जाता है कि विदाउट हर हीरो इज जीरो। तो महिलाओं के बिना कोई पुरुष का कभी वो आगे बढ़ नहीं सकता, परिवार आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन महिला के पास दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदारी अपने परिवार की होती है, एक जिम्मेदारी, चूंकि अब विधायक आप हैं, आम जनता के प्रति, उस पूरे क्षेत्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। किस तरह से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आप यहाँ तक पहुंची हैं? बिल्कुल, सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आज महिलाओं के बारे में विशेषकर बात करनी है, तो आप लोग कहेंगे कि आप महिला मंत्री हैं तो आप महिलाओं की तारीफ करेंगे, परंतु ये वास्तव में हकीकत है कि महिलाएं अपनी कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे व्यापार कर रहे हों या चाहे सर्विस कर रहे हों, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारी निभाती हैं, चाहे वो घर में बूढ़े हो, चाहे घर के बच्चे हो। बड़ों की भी क्या ज़रूरत है उनको भी समझती है, बच्चों की ज़रूरत क्या है उनको भी समझती है। संघर्ष तो करना पड़ता है महिलाओं को, कि हर जगह उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है, पर वो उसको कठिनाइयों को भी पार करके वो अपनी कार्य का निर्वहन सफलतापूर्वक करती। एक महिला जब इस जगह पर पहुंचती है मैम, तो क्योंकि आपका परिवार भी, अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीतिक रही है, आपके घर से भी विधायक वहां पर रहे हैं। सर का जिक्र मैं करूंगा क्योंकि बहुत अच्छे संबंध थे सर से, मैं कई बार मुलाकात होती थी उनसे। काफी बड़ा एक जीवन में एक खालीपन है सर के जाने के बाद, लेकिन जनता के बीच की जवाबदारियां हमको हर परिस्थिति में निभानी है, चाहे हमारी खुद की पर्सनल लाइफ कैसी भी, क्योंकि एक डेडिकेशन जनता के प्रति है, तभी जनता ने आपको चुनकर वहां से भेजा है। बिल्कुल, मेरा एक परिवार राजनीतिक परिवार है। मेरे चाचा ससुर रहे, मेरे जेठ रहे सभी, और उसी क्षेत्र से सब चुनाव लड़े। परंतु मेरी जो आज यहाँ तक पहुँचने की जो भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका मेरे पति के थे। भले वो प्रशासनिक अपना दायित्वों का निर्वहन करते रहे, पर अपनी पत्नी को कैसे आगे लाएं, कैसे जनता के बीच में हम लोग प्रस्तुत हुए, और जो सपोर्ट करनी चाहिए। मेरी तो इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊं, पर मेरे क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊं, और साथ साथ लोगों की जो मांग के अनुरूप मेरे पति भी साथ देते गए, आगे बढ़ते गए, और उनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुँची। और मेरे कांग्रेस के सीनियर जितने भी हैं, उन लोगों ने भी प्रोत्साहन किए कि हम सब सहयोग करेंगे, आप राजनीति में आओ, और आज मैं यहाँ पर हूँ। महिलाएं निश्चित तौर पर देखिए आगे बढ़ती हैं तो घर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी महिलाओं को सपोर्ट मिल पाता है, बहुत सारी महिलाओं को सपोर्ट नहीं भी मिल पाता है, लेकिन मेहनत से यहाँ तक आप सभी पहुंचे हैं, इसलिए आज सभी आपका, जितने लोग यहाँ पर, उनका सम्मान भी हम करेंगे। मैम, चूंकि एक बड़ा गंभीर विषय है, उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को बहुत दो चार होना पड़ता है जब नशे की बात आती है, शराब की बात आती है। ये वो सब्जेक्ट है जिससे हर महिला, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है उसकी जिंदगी में। नशा मुक्ति एक बड़ा अभियान भी था आपकी सरकार की तरफ से। अब चूंकि नशा मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग लगातार आगे आ रहा है, नशा मुक्ति के लिए क्या क्या प्रयास जो है वो विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारी सरकार की भी मंशा है कि नशा मुक्त हो हमारा छत्तीसगढ़, और इसमें हमारे विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और हमारे विभाग को ही इसकी जिम्मेदारी दी है कि नशा मुक्ति करने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। हम केंद्रीय उसके माध्यम से
आपके बैनर पोस्टर के माध्यम से, ब्रोशर के माध्यम से, चाहे पम्पलेट के माध्यम से हो, दीवारों में, पंचायतों में लिखवा के राइटिंग उससे उनका प्रचार प्रसार करें। और जनमानस के माध्यम से, जैसे भारत माता वाहिनी का गठन हुआ है, उन लोगों के माध्यम से हम लोग हर ग्राम पंचायत में उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाएं, खासकर हमारी बहनें जो हमेशा प्रभावित रहती हैं नशा से, हर परिवार में कहीं न कहीं इसका तकलीफ है लोगों को, तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी बहनें अपने घर से ही चालू करें इसके लिए, नशा मुक्त अपना परिवार बनाने के लिए, तो संभव है कि हमारा छत्तीसगढ़ भी नशा मुक्त हो जाएगा। आप सभी को भी साथ देना चाहिए मैडम का, क्योंकि देखिए ये सब जवाबदारी केवल विभाग की नहीं है, ये आप और हमारी जवाबदारी भी है कि अगर शासन प्रशासन कोई कदम उठा रहा है तो हम उस कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। एक सवाल मेरा था मैम कि समुदाय विशेष का भी क्या इसमें सहयोग मिल रहा है नशा मुक्ति के लिए, क्योंकि गांव में स्थितियां खराब हैं, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने कुछ ग्राम पंचायतों को, जैसे 10 ग्राम पंचायतों को पहले टारगेट रख कर वहाँ के पंचायत के माध्यम से, और खासकर गांव के जो प्रबुद्ध लोग हैं, महिलाएं हैं, वो चाहती भी हैं कि हमारा गांव नशा मुक्त हो, तो हम लोग प्रचार, नुक्कड़ नाटक के सभा लेके पंचायतों में हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कराएंगे ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है या वहाँ की माताएं हैं वो उनसे प्रभावित हो और हमारे साथ लग जाएं, जिससे जनमानस का भी सहयोग मिलेगा। इस सहयोग से हमारा विभाग भी इस काम में बड़ा सफलतापूर्वक कर लेंगे और सरकार की भी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। जितना मैं मैडम के बारे में जानता हूं, पर्सनल हर गांव में जाती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, तो सुझाव अगर आपके मन में भी कुछ हो कि नशा मुक्ति के लिए हम कोई सुझाव दे सकें तो निश्चित तौर पर मैडम को आप सुझाव जरूर दीजिएगा। विभाग के कार्यक्रमों की अगर बात करूं कि कोई नशा पीड़ित व्यक्ति है, अगर है नशा छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए कोई विशेष कार्यक्रम आप लोग चलाते हैं? बिल्कुल, अभी नशा मुक्ति केंद्र हम लोग के यहाँ राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में नशा मुक्ति केंद्र है। हम लोग वहाँ उन्हें शिफ्ट भी करते हैं, उनकी देखभाल और इलाज की भी हमारे विभाग के माध्यम से किया जाता है। और हम लोग चाह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति नशा छोड़ने के इच्छुक हो तभी वो वहाँ उनको वो काम आता है वो सेंटर, नहीं तो अपन ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते किसी को। अगर इच्छा है उनकी तो हम लोग अपने विभाग के माध्यम से, सहयोग से उनकी पूरी इलाज वहाँ कराते हैं, उनकी ट्रीटमेंट चलता है। अच्छा होने के बाद कई लोग घर भी गए हैं अभी। तो इस तरह का योजना है हमारी सरकार का, आने वाले समय में और जिलों में भी हम लोग इस तरह करेंगे कार्रवाई। चूंकि यहाँ महिलाएं बैठी हैं और चूंकि आज महिलाओं का ही दिन है, महिलाओं के लिए महिला बाल विकास ऐसी कौन सी स्कीम चलाती? क्योंकि मैम जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, समाज में सबने अपना विशेष स्थान बनाया है, आज इसीलिए इस कार्यक्रम में ये सब मौजूद हैं। बहुत काम किया है इन लोगों ने, सामाजिक संगठन के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, इन लोगों के लिए, क्योंकि इनके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी मदद करना चाहती हैं। हर किसी की मदद इंसान कर भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्या समाज कल्याण विभाग या महिला बाल विकास की कोई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे ऐसी महिलाओं की भी जैसे ऋण हम उनको दे पाएं, या ऐसी कोई योजनाएं हैं जिनके जरिए हम उनकी मदद कर पाएं? बिल्कुल, महिला बाल विकास के माध्यम से हमारी ऐसे बहनें हैं जो छोटे छोटे उद्योग खोलना चाहती है, चाहे पर्सनल हो चाहे समूह के माध्यम से हो, तो यहाँ पे महिला कोष के माध्यम से उन्हें ऋण भी दिया जाएगा। और सक्षम योजना से भी अगर अब अकेले व्यक्तिगत करना चाहती हैं तो अकेले व्यक्ति को भी लोन दिया जाता है। अभी हाल में ये राशि दुगुनी भी कर दिया गया है। पहले तो 50,000 और 1 लाख के बीच था, परंतु अब 1 लाख से 2 लाख और 2 लाख से 4 लाख कर दिया गया है। तो ये योजना हमारे विभाग की बहुत अच्छी योजना है। और जो हमारे उद्यमी महिला हैं, छत्तीसगढ़ की महिला वैसे भी बहुत कुशलतापूर्वक हर काम को करती हैं, तो उनके लिए योजना बहुत है और बहुत कम प्रतिशत में हम लोग ये लोन देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ थर्ड जेंडर के भी लोग हैं। मुझे बहुत खुशी हुई मैम जब वो पुलिस की वर्दी में मुझे नजर आई। वो एक सम्मान, जब थर्ड जेंडर के लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छा समाज उनके बारे में सोचता नहीं है, बहुत अच्छी बातें नहीं करता है, लेकिन आज जब वो वर्दी पहन के हमारे सामने आते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हम वही लोग हैं
जो पहले कभी सम्मान नहीं पाते थे आज सम्मान पाते। मेरे सामने वो बैठी हैं, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बहुत खुशी होती है ऐसे लोग जब यूनिफॉर्म में हो हमारे साथ, और हमारे बीच के ही हैं, कोई अलग नहीं हमसे, और निश्चित तौर पर जिस जगह आज वो पहुंची हैं काबिले तारीफ है। मैम, नशा मुक्ति केंद्र अगर मैं बात करूं तो क्या समस्त जिलों में ये योजना है आगे, क्योंकि कुछ जिलों में शुरू हुआ है, क्या सभी जिलों में धीरे धीरे हम इसको बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरे जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के प्रयास कर रहे हैं, और खासकर इस हॉस्पिटल में अगर हमें जगह मिल जाए कम से कम 10 बिस्तर की, तो हम लोग वहाँ चिकित्सकों के सहयोग से वहाँ पे हम ऐसे नशा के आदि लोगों को भर्ती कर उनकी देख रेख करके उनको सही रास्ते पे ला सकते। महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि आधी आबादी अगर खुश है तभी पूरा छत्तीसगढ़ खुश रह पाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या योजनाएं हैं, क्योंकि महिलाएं सब बैठी हैं, इन्हें अपने अधिकार भी पता होना चाहिए, इन्हें जानकारियां भी होनी चाहिए। थोड़ा सा इस विभाग की योजना के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, महिला बाल विकास क्या हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है कि महिलाओं को उनकी ज़रूरत के हिसाब से या उनको आगे बढ़ने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाएं। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे होंगे, गौठानों के माध्यम से हमारी महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई हैं। उसी तरह से अगर वो चाहे कि कुछ भी करने की अगर उनमें जज्बा है तो हमारा विभाग भी सहयोग कर रहा है, और मुख्यमंत्री की ओर से, शासन की ओर से भी बिहान योजना है जो महिलाओं के लिए, वो बहुत अच्छी योजना है। उसमें भी हमारी बहनें बहुत काम कर रही। आप लोग देख ही रहे होंगे, मेला मढ़ाई में सारी बहनें जितने बिहान के माध्यम हो या हमारे महिला कोष से लोन लेके जो काम चालू किए हैं, चाहे साबुन बनाने का काम हो, चाहे कपड़े उत्पादन का काम हो, चाहे गुलाल बनाने का, चाहे ऑर्गेनिक खेती का काम कर रहे हो, सभी महिलाओं ने बहुत बढ़िया अपना वो उत्पाद के प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये हमारी सरकार की सहयोग है, और हम सब उनके साथ हमेशा, हमारी महिला बहनों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। जब भी उन्हें कुछ करना है या काम करना है तो उसमें हम सब सहयोग करेंगे। सक्षम योजना क्या है मैम, क्योंकि ये सक्षम योजना मैंने भी बहुत ध्यान से नहीं सुना है, क्या है पूरी योजना ये? सक्षम योजना व्यक्तिगत, अगर अकेले व्यक्ति कुछ काम करना चाह रही हूँ, अकेले हमारी बहनें काम करना वो सक्षम है उस काम करने के लिए, तो वो योजना में हम लोग ये लोन देते हैं। पहले इस योजना में हम लोग 6% ब्याज में लोन देते थे, परंतु तीजा के समय जब मैं मांग रखी मुख्यमंत्री के पास तो वो घटाकर 3% कर दिए हैं। तो व्यक्तिगत है वो लोन, हम लोग व्यक्तिगत देते हैं, व्यक्तिगत व्यक्ति उसको कर सकते काम। ये सरकार पिछले, अगर मैं लगभग 3.25 साल की बात करूं मैम, तो गांव के इर्द गिर्द घूमी है सरकार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत कुछ काम किया गया। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के हर घर में किसान होता है, उस किसान को 2,500 रुपए आप दे रहे हैं। और लेकिन गोधन न्याय योजना का इसलिए जिक्र करूंगा क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब ये सुना जाता है कि गोबर से अब हम गुलाल बना रहे हैं, उस गोबर से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है, उस गोबर से महिलाएं जो है वो गांव की समृद्ध हो रही है, उसे बेचकर उसकी अलग अलग चीज, क्योंकि खाद भी उसी से बन रही, तमाम चीजें हो रही है। इसके लिए क्या सरकार की तरफ से किया जा रहा है? सरकार की ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और इसके कारण हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री या छत्तीसगढ़ बहुत देश और विदेश में हमारे छत्तीसगढ़ का नाम चलने लगा है। पहले कभी जानते नहीं रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ भी कोई कोना में है, पर आज विदेशों में भी जानने लगे हैं। और इसी के अनुरूप हमारी बहनें जो काम कर रही हैं, वो बहनें भी अपनी नाम छत्तीसगढ़ का आगे पहुंचाई विदेशों तक। आप देख रहे होंगे दंतेवाड़ा में डेनेक्स जो हमारी महिला बहनें बना रही हैं, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कोई 8वीं पढ़ी, कोई 10वीं पढ़ी है, पर संचालन कितना बढ़िया उन लोग कर रहे हैं अपने रेडीमेड कपड़ों का। और आज विदेशों में उन्होंने MOU करके अपने भेज रहे हैं, तो वो वहाँ तक हमारी महिला बहनों का नाम चल रहा है। राजनांदगांव में अभी किए हैं, अर्थ का मोनो दिए हैं उनको गुलाल के लिए, पेंट के लिए, तो वो भी बाहर जाएगा, तो उसमें भी हमारे छत्तीसगढ़ की बहनों की जो नाम वहाँ पे भी चलेगा। कई लोग ऐसे ही कि दिल्ली में भी अपना प्रदर्शनी लगाते हैं और लाखों रुपया कमा के आते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि हमारी छत्तीसगढ़ की बहनें कहीं किसी से कमज़ोर नहीं हैं, हमेशा आगे रह, कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी परेशानियाँ हो, वो परेशानियों को लांघ के वो आगे बढ़ रही हैं। ये हम सब के लिए बहुत
खुशी की बात है। मुझे याद है जब ये विषय सामने आया था कि गोबर से हम 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, तो बहुत हंसी उड़ाई गई थी इस पूरे प्रोजेक्ट की। आज अगर हम गांव में जाते हैं तो इस योजना ने गांव को मूर्त रूप से काफी कुछ बदला है। गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने की बात कभी विपक्ष करता था, आज विपक्ष के बड़े नेता गोबर की ही बात करते हैं कि गोबर, पशुओं से जो गोबर है उसको खरीदा जाएगा, अलग अलग स्कीम्स के तहत गुलाल बनाने जाएंगे, उसकी खाद बनाई जाएगी। ये जो स्कीम छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी मैम, आज राष्ट्रीय पटल पर उत्तर प्रदेश चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है गोबर। वो पशु जिनको हम घर में रखना पसंद नहीं करते थे, वो पशु जो बाहर निकलते थे तो भी लोग ध्यान नहीं देते थे, अब पशुओं को भी लोग संभाल रहे हैं, उनका गोबर चूंकि बेचने के बाद पैसा भी मिल रहा है। ये स्कीम कितना रिमार्केबल ग्रोथ मांग रहे हैं आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए? बिल्कुल, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि पहले ऐसा था कि हम लोग पशु के भी सेवा नहीं कर रहे थे, छोड़ देते थे ऐसे ही। आज पशु को भी बांध के रखते हैं ताकि गोबर, और जिसके यहाँ नहीं है वो भी गोबर बेच रहे हैं कहीं से भी, इधर उधर से। पहले परंपरा रही है कि हमारे माताएं सुबह से निकलती थी गोबर बिनने और लाके उसको कंडे या घर लिपने के काम इसमें आता था, परंतु आज वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए गोबर को बीन के वहाँ पर बेचती हैं, जिससे उनके घर की रोज की खर्चा है वो निकल जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के में भी अच्छा से उनकी व्यवस्था हो जाती है। तो आज जो हमारी हंसी उड़ा रहे थे विपक्ष के लोग, आज उनके ही प्रधानमंत्री अपने गुजरात में चालू करने वाले हैं, क्या बात आज है? उनके भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में चालू करने वाले हैं। तो ये तो हमारा मॉडल हमारी छत्तीसगढ़ है ना। यहाँ तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब उनका सराहना किए हैं, तो सोच लीजिए अब हमारी गोबर की पहचान कहाँ तक है। आप सभी को लग रहा होगा कि ये सवाल मैं या इस जवाब मैं आपके सामने क्यों ले रहा हूं। देखिए, हम सब ने कोविड-19 का वो विकराल रूप देखा है, बहुत ने अपनों को खोया है। वो समय था जो हाथों में हम पैसे लेकर तैयार थे लेकिन हम जान नहीं बचा पाए थे। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था उन दिनों सिर्फ इसी कारण से सुधरी हुई थी क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगातार पैसे जा रहे थे। 4 किश्तों में ही सही 2,500 रुपए लोगों के खाते में आ रहे थे, गोबर से उनको पैसा मिल रहा था, मनरेगा का काम चल रहा था। शायद यही वो कारण है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा धक्का नहीं लगा। अगर वो धक्का लगा रहता तो शायद इससे ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए रहते। इसलिए मैं चाह रहा था कि ये बातें आपके सामने आए, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा। अगर गांव समृद्ध होंगे तो निश्चित तौर पर वो पैसा शहर में आएगा, और अगर वो पैसा शहर में आएगा तभी, अगर आपकी कोई दुकानें हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है या बाकी, तो आप तभी ग्रोथ कर पाएंगे जब पैसा मार्केट में आएगा। तो वो मार्केट में पैसा तभी आएगा जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैं राज्य में मद्यपान को प्रतिबंधित करने के लिए और उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या योजनाएं जो है समाज कल्याण विभाग चला रहा है? हमारे यहाँ समाज कल्याण विभाग प्रतिबंधित तो नहीं करता है क्योंकि ये विभाग से बाहर की बात है, पर हम उनको रोक कैसे सकते हैं जो नशा पान करते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। और हमारा समाज कल्याण विभाग में जितने सभी अधिकारी इसमें व्यवस्थित ढंग से ग्राम स्तर पे काम चालू कर दिए हैं। और हमारे यहाँ नुक्कड़ सभा के भी विभाग स्तर पे कर्मचारी रहते हैं, वो पूरे गांव-गांव में जाके नुक्कड़ सभा के माध्यम से भी हमारे जनमानस को जागृत करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और इनका फायदा भी मिल रहा है। राज्य में देखिए, जब आप बस्तर, अगर जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर बस्तर जाकर आप देखें तो जब डेनेक्स के शोरूम में हम जाते हैं, वहां पर डेनेक्स का जहां पर दंतेवाड़ा में जो खुला गया, वहां अगर आप जाके देखेंगे तो जो महिलाएं हैं, अगर उस शोरूम जो पहला खोला गया उसके पहले अगर आप वहां देखते तो महिलाओं की स्थितियां बहुत खराब थी। आज हम देख रहे हैं कि वो खुद भी स्वावलंबी हो रही हैं, पूरे जिले को इतनी बेहतर तरीके से विदेशों में पहचान बना रही। जो लघु वनोपज की जो बात आई है मैम, 64 से 65 लघु वनोपज जो है सरकार जो है बेहतर रेट में खरीद रही है, इससे कितना फायदा बस्तर के इलाकों में महिलाओं के लिए देख रहे हैं? क्योंकि उनका काम ही यही है, या तो वो महुआ बीनती हैं, या तो वो इमली बीनती हैं, या वो शहद बनाती हैं। बिल्कुल, पहले जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय हमारी बस्तर की महिलाओं की जीवन यापन उसी से चलता भी था, और बहुत कम लागत में उन लोगों ने बाजार में कोचियाओं को और इधर उधर दे के अपने गुजारा करते थे। परंतु हमारे जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं और 61 जो वन उत्पाद और ये हमारी है जो रागी, कुटकी, कोदो जो है, इसके लिए शासकीय
सोसाइटी के माध्यम से खरीदी की बात किए हैं, तब से इन लोग की स्थिति में भी सुधार आई है। क्योंकि आप सोच नहीं सकते थे कि तेंदुपत्ता का भी 4000 मानक बोरा होगा, इमली की रेट कभी दे पाएंगे या अमचूर की रेट दे पाएंगे, कभी काजू का, हमारा काजू भी ऐसी तोड़ फोड़ के अपने बस्तर में ऐसे ही बेच देते थे, परंतु आज कंपनियों को काजू भी भेज रहे हैं। तो इस तरह की महिलाएं वहाँ की बहुत अपनी स्थिति को सुधारी है और बहनों को भी रोजगार दे रही हैं, जिससे कि अब लगता है कि ये बस्तर नहीं है, बस्तर की बहनें हमारी बहुत ताकतवर हैं और वो बिना रोक टोक के, बिना झिझक के आगे बढ़ते जा रही हैं। हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। और बस्तर में तो जो वनों से, वन उत्पाद में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो फायदा उनको दिए हैं, वो उनके लिए लाभ कर सिद्ध हो रहा है। नशा मुक्ति क्या पूरे राज्य में हो पाएगी मैम? क्योंकि महिलाओं के लिए बड़ा सवाल है ये, क्योंकि 2-4 होना पड़ता है, उनके पति अगर शराब पीते हैं, परिवार में कोई जो है नशे के आदतन होता है, तो इससे सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, परेशान कोई होता है, तो घर की महिलाएं होती हैं। बिल्कुल, अगर परिवार में कुछ परेशानी हो तो उसकी तकलीफें सबसे ज़्यादा हमारी महिला बहनें ही उठाती हैं, चाहे वो नशा मुक्ति की हो, चाहे गरीबों की हो, चाहे बच्चों की बात हो, सभी में परेशान माताएं होती हैं। तो मैं अपनी बहनों से एक ही आह्वान करना चाहूँगी कि अगर हम सब बहनें एक होके इस नशा मुक्ति के ओर बढ़ें तो ज़रूर हमारा छत्तीसगढ़ भी नशा मुक्त होगा। क्योंकि महिलाओं के हाथ में परिवार चलाने का बागडोर है। तो अगर अपने परिवार से हम लोग शुरू करें तो अपना परिवार सुधर जाएगा तो साथ साथ मोहल्ला भी सुधर जाएगा। अगर मोहल्ला सुधरे तो हमारा गांव भी सुधर जाएगा, गांव के साथ नगर, नगर के साथ राष्ट्र सुधरेगा। तो मैं सोचती हूँ कि हम सब महिला अगर इसमें संलग्न होके एक दूसरे का सहयोग करे तो जरूर नशा मुक्त हो जाएगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में शायद सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे, जो अगर नहीं जानते तो मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि उसमें उन बच्चों के लिए सपना है जिनके माँ बाप ये सोचते थे उनका बच्चा भी कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाएगा क्या। ये सरकार की सोच थी, पैसे नहीं है जेब में, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे को बेटर एजुकेशन मिल सके। तो उसके लिए आत्मानंद स्कूल शुरू किए गए थे यहाँ पर, और निश्चित तौर पर उसमें 50% जो छात्राओं के लिए वहां पर पहले से रिजर्व करके रखा गया ताकि बच्चियां हमारी पढ़ सके, इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, अपना भविष्य गढ़ सके। कितना बड़ा, क्योंकि पहले हमने शुरू किया था कुछ जिलों में, अब तो हर विकास खंड में ये बात आ रही कि हर जगह आत्मानंद स्कूल होना चाहिए। क्या प्रयास है इसके लिए मैम? नहीं, अभी तो हर ब्लॉक में आत्मानंद स्कूल तो खुल गए हैं, नगरीय क्षेत्रों में खुल गए हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। हमारे बच्चों को देखते हैं, कभी जाते हैं तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास था, जिससे लोगों को लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ का, कभी कभी बोलते थे दूसरे प्रदेश के लोग कि हमारा शिक्षा पिछड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ का, पर जब से आत्मानंद स्कूल खुला है उसके बाद से लगता है कि नहीं, हम भी पीछे नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ जो बच्चे हैं आज पढ़ा भी रहे हैं, वो बच्चे भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो उनको भी एक तो रोजगार भी मिल गया, हमारे कुछ पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार भी मिल गया और हमारे बच्चे आज छत्तीसगढ़ के थ्रू इंग्लिश बोलते हैं, कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं तो उसको देख के लगता है कि हम लोग भी छत्तीसगढ़ में एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं किसी भी राज्य की ग्रोथ अगर हमको देखना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पे अगर हम बात करें, जितना बेहतर ये दो चीजों में राज्य कर पाता है वो राज्य की प्रगति उतनी आसान होती है। अभी भी मैम, चूंकि आपने बस्तर के इलाकों का जिक्र किया, वहां भी आज भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो टीचर्स हैं वो हमको मिल नहीं पा रहे हैं। शायद ये आत्मानंद स्कूल शुरू किए तो उसमें भी काफी समय लगेगा। बेसिक एजुकेशन के लिए थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत महसूस करते हैं? बिल्कुल, अभी शुरुआत की है, इसमें मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत करेंगे, हम लोगों की प्रयास है। शिक्षा में भी जैसे गांव में हमारे बच्चियां पढ़ नहीं रही थी क्योंकि बहुत से परेशानियां होती थी, तो अभी तो मुख्यमंत्री जी 12वीं तक फ्री विदाउट फीस के बढ़िया उनको पढ़ा रहे हैं। और कॉलेज में भी जो गरीबी रेखा में है, जो अपनी फीस मुहैया नहीं करा पा रही हैं, पुस्तक नहीं खरीद पा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री सहयोग करने के लिए उसमें भी छूट दे दिए हैं।
और जो स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं आप, स्वास्थ्य भी आप देखिए, पहले डॉक्टर नहीं थे, पर डीएमएफ के माध्यम से आज बस्तर के पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर उपलब्ध हैं। और यहाँ इधर भी हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर नहीं थे, पर आज के समय में हर जिला में डॉक्टर उपलब्ध है। कोशिश की है कि पहले जिला हॉस्पिटल को हम लोग फुलफिल करें डॉक्टर से, और कई प्रकार की जो योजनाएं चल रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, चाहे दीदी दाई क्लिनिक हो, हाट बाजार क्लिनिक हो, उसके माध्यम से भी लोगों को बहुत राहत मिल रही है। बस्तर की अगर हम बात करें मैम, आज भी क्योंकि डीएमएफ फंड की आप जिक्र किए, बहुत सारे लोगों को पता होगा डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जो होता है, डीएमएफ का उपयोग केवल सड़कें बनाना नहीं होना चाहिए था। डीएमएफ का उपयोग केवल लंबी लंबी इमारतें बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। डीएमएफ का मतलब है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड उन इलाकों में उन लोगों के काम आ सके जिन लोगों के क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है वो मिल रहा है। अब बेसिक काम हो रहे हैं। मैंने देखा था जब एनएच हम जाते थे बस्तर में, दंतेवाड़ा जा रहे हैं, सुकमा जा रहे हैं, जब आप एनएच की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है बहुत विकास है, लेकिन जब हम एनएच के 100 मीटर अंदर जाते थे तो विकास की सच्चाई सामने आती थी। डीएम फंड में बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं शायद वहां के लोगों के लिए, उसमें क्या क्या सरकार कर रही है? बिल्कुल प्रभावित क्षेत्र में वहाँ के लोगों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वहाँ पे गरीबी रेखा में जो लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे या उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है वहाँ के स्थानीय लोगों को, तो उसमें भी उनकी पूर्ति कर रहे हैं। और सबसे पहले जो बहुत सीसी रोड ये वो बन रहे थे पूर्व सरकार में, परंतु इस समय शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, पीने के पानी, इसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और स्थानीय वहाँ के आम जनता की क्या ज़रूरत है, उनकी क्या आवश्यकता है, उसको देखते हुए वहाँ पे उनकी उपयोगिता ला रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि हमारे सरकार आने के बाद इसमें बहुत अच्छा इनकी उपयोगिता हो रही है। जो ज़रूरत है वहाँ के प्रभावित क्षेत्र में, उसके हिसाब से काम हो रहा है। चूंकि आप मंत्री हैं, एक सवाल मैं जरूर यहाँ पर करूंगा कि चूंकि जब हम विधायक बनते हैं, मंत्री हम बनते हैं, तो कहीं ना कहीं जवाबदारी अपने क्षेत्र की तो होती है, लेकिन चूंकि मंत्री हैं रायपुर में ज्यादा कंसंट्रेशन हमारा हो जाता है। बीच में एक मंत्री का बयान भी आया था कि मैं मंत्री बन गया तब से अपने क्षेत्र की जनता से थोड़ा दूर हो गया हूं। क्योंकि रायपुर में भी लोग आते हैं मिलने, विभाग की जवाबदारी आपके पास है, उन लोगों के लिए जिन्होंने वोट किया है, उन लोगों के लिए जिनके चलते आप विधानसभा जीत के आई हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनकी भी होती है, क्योंकि पूरे राज्य की भी होती है, क्योंकि महिला विभाग की जवाबदारी आपके पास है। बिल्कुल, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और खासकर अगर उनका विधायक मंत्री बन गए तो और बढ़ जाते कि हमारा हर काम हो जाएगा, परंतु ये संभव भी नहीं है। पर कोशिश जरूर करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के जनता जिसने चुन के यहाँ तक भेजा है, उनकी जो मांग है उन्हें हम पूरी करें, और हर संभव प्रयास करें कि उनको जब हमारी ज़रूरत पड़े हम वहाँ रहें उपस्थित। मैं कुलेश्वर और दामिनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक हाथ में लें और कुछ महिलाओं से हम सवाल जवाब करें, क्योंकि महिलाएं यहाँ बैठी हैं, और अगर महिला मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत आपके द्वारा ना करवा पाए तो शायद इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। शुरुआत आप करिए, कुछ सवाल जरूर हम लेना चाहेंगे मैडम से। जी, अवंतिका जी, कोई सवाल मैडम से? अवंतिका जी का मैं परिचय कराऊंगा। मिसेस इंडिया रह चुकी हैं, काफी बड़ा नाम है, आप भिलाई की रहने वाली हैं। अवंतिका जी, कोई सवाल महिला बाल विकास मंत्री जी से? सवाल ऐसा तो कुछ मैंने भी सोचा नहीं, लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी मैम को, क्योंकि इनके अंडर हमारा जो क्षेत्र है ये बहुत विकास कर रहा है। और मैं भिलाई की रहने वाली हूँ, और मैं भिलाई में जो चेंजेस हो रही हैं उन्हें नोटिस कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगी। और सवाल मेरा ये है मैम कि अगर किसी महिला को कोई दिक्कत होती है तो वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, पुलिस स्टेशन या पुलिस के पास जाने से कतराती है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी दिक्कतें खुल के सामने ला सके? तो बिल्कुल अंकिता जी, आपका कहना ठीक है, और हमारी महिलाओं में अभी भी ये संकोच है। पर आपको बता देना चाहूँगी कि हमारे विभाग के द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर है, जो हर जिलों में संचालित है, और मेरे ख्याल से पूरा देश में हमारे छत्तीसगढ़ में ये सेंटर सबसे पहले संचालित हुआ था।
तो उसमें हमारी महिला निसंकोच जा सकती है और अपनी समस्या वहाँ रख सकती, वहाँ उनके रहने की भी व्यवस्था होती है। उनको कहाँ थाना भी जाना है या अदालत कचहरी जाना है, उनमें भी वो हमारे वहाँ के कर्मचारी सहयोग करते हैं। तो इसके लिए हमारी महिला बहनों को सोचना चाहिए, क्योंकि सारे वहाँ के कर्मचारी हमारी महिला बहनें ही रहती है, अपनी बात वहाँ निश्चिंत रख सकती। बिल्कुल। और कोई सवाल? जी मैम प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम। मैं वीमेन एम्पावरमेंट में आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे वीमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारी बातें किया जाता है, एक सेफ्टी हो गया, एजुकेशन हो गया और बहुत सारी बातें, बट मैं एजुकेशन को फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि अगर एक महिला अगर एजुकेटेड होती है तो पूरे परिवार को एजुकेटेड करती है वो। तो हमारा क्या रहेगा फ्यूचर में प्लान कि हमारे हर एक घर में हर एक औरत या हर एक लड़की एजुकेटेड हो, तो और हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारा विभाग तो चाह ही रहे हैं, हमारी सरकार भी चाह रही कि आज हम अपनी बच्चियों को अच्छा शिक्षा दें, हमारी बच्चियों को आगे बढ़ाएं। तो इसमें मैं आप सब से यही आह्वान करना चाहूँगी कि अगर हमारे अड़ोस पड़ोस भी इस तरह के अगर स्थिति दिख रही है कि वो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं या उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, कई परेशानियां हो सकती हैं, तो उसमें हम सबको मदद करना चाहिए। सरकार जो कर रही है, पर सरकार तक कभी कभी ऐसे होता है कि जानकारी भी नहीं पहुंच पाती है। तो जानकारी पहुंच जाने से हम लोग तो काम कर रहे हैं, हमारे भी यहाँ आश्रय गृह है, संस्था है, बहुत से बालिका संस्था है और शासन उसमें बहुत ध्यान दे रही, बहुत फोकस भी कर रही है। तो इसमें हम सब महिलाएं यहाँ या हमारे भाई जितने भी हैं, जिनको भी इस तरह की जानकारी हो तो शासन तक पहुँचाएं, ताकि हम उनके एजुकेशन की व्यवस्था कर सकें और हर घर में हमारी बेटियां पढ़ें और अपने परिवार को शिक्षित करें। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ नशा मुक्ति के संबंध में, जैसे गांव मन में महिला संगठन है तो हमारे शहर में भी बहुत नशा ज्यादा हावी है, तो उस संबंध में भी महिला मोहल्ला मन में महिला मन के संगठन बनाया जाए। जैसे पहले गुलाबी गैंग चला थी, सभी बैठ गए हैं, तो वैसे महिला भी मतलब संगठन बना के और फिर से चालू करे ताकि नशा में थोड़ा सा मुक्ति मिले महिला महिला। यही कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल, हम आपके बात ला ध्यान देबो और प्रयास करबो कि हर वार्ड में इस तरह के महिला मन के समूह होना चाहिए, जिला नशा मुक्त में आप मन के सहयोग मिले। हमारे साथ पुरानी हमारी एक पत्रकार साथी भी हैं, सोमा जी। मैं भी चाहूंगा कि सोमा आपसे मुखातिब हो। माइक ले जाएंगे सोमा के पास। सोमा शर्मा हमारे साथ हैं, पुरानी पत्रकार भी हैं और काफी अच्छा काम भी कर रही हैं बच्चों के लिए। मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा कि वो भी कुछ सवाल आपके सामने रखें। नमस्कार मंत्री महोदय। नमस्कार जी, मेरा नाम सोमा शर्मा है। मैं पूर्व पत्रकार और वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षिका के तौर पर पदस्थ हूँ और लगातार पिछले 5 सालों से मैं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रशिक्षण देने का काम कर रही हूँ छात्रों को। और महोदय, लगातार देखने में आ रहा है कि जो हम व्यावसायिक शिक्षा के तहत जो कोर्स प्रशिक्षण दे रहे हैं छात्रों को, बट वो कॉलेज में जाके कहीं ना कहीं एक वोकेशनल कॉलेज की कमी लगातार प्रदेश में कमी महसूस की जा रही है। पर बालकों के लिए तो ऐसा है कि वो कहीं पे भी जाके ट्रेनिंग ले लेते हैं, बट लगातार हम ये देख रहे हैं गांवों में हम जो अपनी बालिकाओं को, बच्चियों को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, स्कूल के बाद वो प्रशिक्षण से वंचित रह जा रही हैं पिछले 5 सालों से। तो क्या कोई ऐसा प्रयास हो सकता है कि जिस तरह की कन्या कॉलेजेस खुल रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो उसी में अगर व्यावसायिक शिक्षा का भी कॉलेज अगर बालिकाओं के लिए हम एक खोल सकते हैं, एक प्रयास इस दिशा में हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल, आपका सुझाव है तो हम शासन के पास रखेंगे और आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि स्कूल के बाद हमारी बच्चियां कई बार छोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है और हमारी बेटियां व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, इससे हम सबको भी लगातार फायदा अभी होगा। महिला समूह और सारी जो महिलाएं हैं हमारी ट्रेनिंग कर रही हैं और लगातार खोल रही हैं व्यवसाय, बट उनको एक प्रोफेशनल और कॉलेज के माध्यम से शिक्षा मिले प्रोफेशनलिज्म का, तो और अच्छा होगा। बिल्कुल, आपकी बात शासन तक रखेंगे ताकि तालियां भाई। कामिनी जी, कोई सवाल मैडम से? मैम, जिस तरीके से कुपोषण छत्तीसगढ़ में है, उसको लेकर आप लोग और नया क्या करने वाले कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण खत्म हो सके? हम लोगों की सरकार आई है जब से, हम लोग तो पूरे प्रयास
कर रहे हैं कि कुपोषण हम खत्म कर दें, पर इतनी जल्दी संभव भी नहीं है। 3 साल में भी अगर हम लोग 16% से 21% तक अगर लाते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं तो क्या 1 साल में 1 से 2% होता है। अगर हमारे सेंट्रल की वो आते हैं रिपोर्ट, उसमें 1 से 2%, पर हम लोग स्थानीय जैसे भजन त्योहार के माध्यम से जानकारी लिए हैं, उसमें 16.5% हम लोगों ने कुपोषण की दर घटाया है। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री ने तो घोषणा ही किया है कि हमको कुपोषण को मिटाना है। कुपोषण जो हमारे अभी बच्चे हैं, नए बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं कुपोषित हैं, तो फिर हमारा भविष्य ही कुपोषित हो जाएगा। तो भविष्य को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबकी प्रयास है, साथ साथ आप सब जनमानस से भी हम आह्वान करेंगे कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें। डॉक्टर शगुफ्ता भी हमारे साथ हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, काफी लंबा अनुभव रहा है इनका। मैं चाहूंगा क्योंकि हेल्थ एक बड़ा इशू है ग्रामीण इलाकों में, कुछ अपनी बात रखना चाहें मंत्री जी के सामने। नमस्ते मैम, हम लोग ग्राम ग्राम में जाके फ्री शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं। आंगनबाड़ी में जाके जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको हम, हमारे यहाँ एक आयुर्वेदिक ड्रग है अश्वगंधा जो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, हम उसका मोदक बना के उनको देते हैं और वो फॉलोअप में रहता है। जैसे बच्चे का कितना वेट है, फिर उसको रोज़ 1 मोदक देना है, फिर आफ्टर 30 डेज उसका वेट लिया जाता है। इस प्रकार का हम लोग कर रहे हैं। फिर मैं अभनपुर ब्लॉक पे विकास खंड में हर साल पिछले 10 सालों से शिविर ऑर्गेनाइज करती हूँ। उसमें हम लोग बहुत सारे 8-10 विशेषज्ञ डॉक्टर्स मिलके पूरा चेकअप करते हैं, फ्री में मेडिसिन वितरित करते हैं, और जो कुपोषित बच्चे हैं आंगनबाड़ी वालों को इनवाइट करते हैं, वहाँ उनको बताते हैं हम लोग कि ऐसा 2 दाल अगर बन रही है, वहाँ खाना दे रहे हैं तो दाल में लौकी डालो, टमाटर डाल के उसका सूप दे दो पहले बच्चों को। तो उससे बहुत, हम मेरे ग्राम में तो एक भी कुपोषित बच्चा है ही नहीं, मेरा मंदलौर में तालियां भाई। और पूरा 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, क्योंकि हमने उनको बार बार हर वीक हम लोग उनसे मीटिंग लेते हैं। सब गर्भिणी का चेकअप होता है, सूती का जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनका चेकअप होता है, और हम उनको बताते हैं कैसे घर में पहले बहुत डिलीवरीज होती थी, बच्चों की डेथ होती थी। जब से मैं पॉजिटिव हुई मैंने फिर ये झोला छाप डॉक्टर्स का बंद कराई और मैंने उनको फिर बताई कि कैसे करना है। हम हर मंथ उनका चेकअप करते हैं और फिर उन लोग को जो भी विटामिन वगैरह, हमारा शतावरी है, अश्वगंधा है, वो सब हम उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, देते हैं। और हम हमारी तरफ से शतावरी दूध कभी हफ्ते में, कभी मोदक ऐसे दे दे के हमने कुपोषण और 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करा लिए। बिल्कुल मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई। अगर हर महिला में ऐसी सबको जागृत करने की इच्छा जागृत हो जाए तो हमारी कुपोषण ऐसे ही दूर हो जाएगी। क्योंकि बहुत से कारण होती, गांव में माताएं ध्यान नहीं दे पाती हैं, काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं, जिसके कारण बच्चों को भी समय में खाना नहीं दे पाते हैं, या उनको विटामिन मिनरल जो भी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते। पर आप जैसे लोग जाके अगर उनको बताएं या उनको कुछ सलाह दें तो शायद इसमें भी सुधार आ सकती। तो ऐसे ही हम सबको करना भी चाहिए। आपको बहुत बहुत बधाई। और क्षेत्रों में भी जाके आप अपने लोगों को बोलिए कि जाके काम करें। नमस्कार मैम, मेरा नाम नीता गुप्ता है। खेल कूद के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ इतना आगे नहीं है। तो जैसे हर राज्यों में खेल कूद को महत्ता दी जाती है, तो मैं चाहती हूँ महिला, जो लड़की और नारी, जो लड़कियां हैं, वो कई चीज़ों में, जैसे हमारे घर के सामने एक है, काफ़ी अच्छी थी वो, मैंने खेल कूद के क्षेत्र में, लेकिन उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो ये चीज़ें, जैसे अगर महिला के क्षेत्र में खेल कूद के बारे में अगर आप थोड़ा विकास करें छत्तीसगढ़ का, तो क्या योजना है जैसे खेल कूद के बारे में महिला के लिए? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि हर जिला में, जहाँ अभी तो 7 जिलों में अलग अलग खेल के लिए केंद्र से भी आवंटन आया है, तो मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं कि हर जिलों में प्रशिक्षण केंद्र हो, हमारे शिक्षक हो। और इसमें महिला पुरुष की बात ही नहीं है, हम दोनों वर्ग को ध्यान देंगे इसमें। नहीं, पुरुष वर्ग के लिए तो हर कोई तैयार रहता है, लेकिन महिला वर्ग के लिए अगर हमारी महिलाएं अगर तैयार हैं तो क्यों नहीं रहेंगे, सरकार भी रहेगी। मैं तो खड़ी हूँ ना, महिला तैयार रहें करने के। धन्यवाद।
हमारे साथ उचित शर्मा जी भी हैं। मैं चाहूंगा, चूंकि सवाल तो नहीं लेकिन कुछ सुझाव अगर वो दे पाए इस विभाग के लिए। काफी वरिष्ठ सदस्य हैं हमारी मीडिया जगत के, वो यहाँ पर आए, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। उचित जी, कुछ सुझाव महिला बाल विकास विभाग के लिए अगर देना चाहे तो। मैडम, निर्भया फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो आपसे निवेदन है कि उस फंड को थोड़ा सा आपका फोकस उस पर रहेगा तो बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल सर, अभी तो पिछले साल तो आया ही निर्भया फंड, उसके पहले जो आया उसमें सब चल रहा है, सखी सेंटर जो हमारे चल रहे हैं, और बहुत से लोगों को इसमें महिलाओं को हमारी बहुत से उनको राहत भी मिली है। बहुत से केस जो थे मामले वो सॉल्व भी हुए हैं। तो अभी इस बार देखिए हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे हमारा रायपुर बहुत बड़ा एरिया है, एक ही वन सखी स्टाफ सेंटर है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ और एक हो जाए। बिलास बड़ी एरिया है तो वहाँ एक हो जाए। हम लोगों ने प्रस्ताव भेज भी दिए हैं कि थोड़ा सा और हो जाए तो हमारी माताओं को एरिया वाइज सहयोग मिल जाएगा। नितिन जी को सवाल लेना चाह रहे हैं। नितिन भंसाली जी, जी खड़े हो जाइए। नितिन जी, आवाज आ जाएगी आपकी यहाँ तक। जी नमस्कार सर। राजनीति में प्रेरित करने के लिए या महिलाओं को पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप क्या? बिल्कुल, मैं तो सोचती हूँ कि राजनीति में अगर हमारी महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं आ जाएंगी तो हो सकता है राजनीति की दशा दिशा और अच्छी सुधर जाए। तो मैं सभी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उन सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप में इच्छा है राजनीति करने के भी कई तरीके होते हैं, पर अगर हम अच्छे से समाज सेवा के रूप में लेते हुए इस राजनीति को करें तो इससे अच्छा और कोई काम नहीं होगा। जी मैम प्लीज। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और किसी भी राज्य के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और चूंकि मैं शिक्षा से वास्ता रखती हूँ और अभी जैसे आत्मानंद स्कूलों की बात हुई है तो और सरकारी स्कूलों को देखा जाए तो दोनों में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मैं सिर्फ एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि जितना डेवलप हमको आत्मानंद स्कूल मिलता है उतना ही डेवलप करने की कोशिश अगर यहाँ ध्यान दिया जाए सरकारी स्कूलों को तो शायद बहुत रोचक और अच्छी परिस्थितियाँ निर्मित होंगी, अच्छा वातावरण निर्मित होगा। बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है मैम ये। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत बढ़िया है। और अभी हिंदी मीडियम के स्कूल को भी उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल खोलने के लिए घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा कर भी दिए हैं। और जैसे पुराने 50 साल से जो स्कूल खंडहर थे, कहीं पे बने नहीं थे, ये सब चीज़ को अभी ठीक कर रहे हैं हम लोग। और जो स्कूल अभी पुराना जो अच्छा था, बहुत जगह टीचर नहीं थे, टीचरों की भर्ती हमारी चल रही है। बहुत साल से जो भर्ती नहीं हुई थी सब भर्तियां भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सुधार आ रही हैं और हो सकता है आगे तक हम स्कूल को अच्छा कर लें। हमारी इस टीचर शिक्षक जगत में हमारा छत्तीसगढ़ आगे आ जाए। मैम प्लीज। जय जोहर मैडम। स्पेशली मैं यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बात करना चाह रही हूँ। जो वर्किंग वुमेन होती हैं कंफर्टेबल वो बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है पब्लिक एरिया पे, तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ, ये तो एक नेचुरली है कहा जाए, पर यहाँ पे कोई भी लेडी जो है अपने बच्चे को खुल के पब्लिक प्लेस पे ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है, तो इनको इस चीज़ के लिए अवेयर करना है। और दूसरी बात ये, अगर ये चीज़ें ज़्यादा नहीं हो पा रही है तो हर एक पब्लिक प्लेस पे कॉर्नर होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ताकि मदर के लिए भी वो प्रॉब्लम ना हो और आने वाले बच्चे के लिए भी दिक्कत ना हो। बिल्कुल, वैसे इसमें तो हमारी माताओं को संकोच या शर्माने की बात नहीं है। जितने यहाँ सब बैठे हैं सभी लोग अपनी माँ के दूध पी के ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आज रायपुर शहर में तो बहुत जगह बनाए हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन, हर जगह इस तरह का मिल जाता है। पर अगर अपने बच्चे को तकलीफ है तो मेरे ख्याल से हमारी माताओं को इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अवेयरनेस की ज़रूरत तो भाई वो खुद माँ है तो उन्हें खुद समझना चाहिए। कुछ प्रयास होने चाहिए सरकार की तरफ से। प्रयास हमारे विभाग के द्वारा तो हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि 6 महीना तक बच्चों को अपनी दूध पिलाना चाहिए। ये तो हमारे विभाग के द्वारा हर जगह
प्रचार प्रसार करते हैं, स्वास्थ्य विभाग वाले कर रहे हैं, तो इसमें खुद को अवेयरनेस अपने ऊपर लाने की ज़रूरत है। एक थर्ड जेंडर से मैं मेरे सामने बैठी, मैं ज़रूर उनसे बातचीत करना चाहूँगा। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए पहले। जय हिंद मैम, मैं तनुश्री साहू और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हूँ मैं। और मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये पहले तो इनके लिए तालियों से इनका स्वागत करिए। तनुश्री जी, मुझे ना बहुत खुशी इस बात की है कि जब आप लोग की दौड़ हो रही थी उस समय तो मैं पूरे टाइम आप लोग के साथ रहता था। मुझे बहुत खुशी होती थी कि वो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया था जो बाकी राज्यों में, हमारे राज्यों में पहले नहीं हो पाया था। अब आप जब वर्दी पहनती हैं, किस तरह का आत्मविश्वास आप अपने अंदर देखती हैं? क्योंकि वो समय जब आपने वर्दी नहीं पहनी थी, जब आप पुलिस में सेलेक्ट नहीं हुए थे, आज के समय कैसे शेयर करेंगी सबके सामने? कैसा आपको अनुभव होता है खुद के अंदर से? सबको नमस्कार मेरा। और दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ होती है मेरे साथ, लेकिन पहले की लाइफ की बात करूं तो लोगों का जो देखने का नज़रिया था वो अपोजिट था कि कहीं चले जाओ तो ये इस जगह क्यों, क्या करने आई इस जगह, ये जगह उनका नहीं है। लेकिन अब चले जाऊं तो लोगों के मन पे कोई शंका नहीं, देखने का नज़रिया, बात करने का तरीका सब अलग हो गया है। मैं मतलब अपने लाइफ में और अपने फ्यूचर में बस यही डेफिनेशन देखी हूँ कि लोगों का नज़रिया बहुत चेंज हुआ है और अब लोग खुल के बात करते हैं। और पहले लोग डरते थे बात करने के लिए कि इनसे बात करें, कैसे बात करें, मतलब बहुत सारी चीज़ है जो लोग अभी जट अपोजिट हो गए हैं। बस इतना ही बोलना चाहूँगी मैं। मेरे साथ सुकृति दीवान भी है, जो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक दिन का कलेक्टर इनको बनाया गया था। चूंकि यूथ है, मैं बिल्कुल चाहूंगा उनसे भी हम बातचीत करें, क्या यूथ के लिए बेहतर होना चाहिए। आप खुद एक लड़की हैं, चूंकि आज महिलाओं का दिन है, निश्चित तौर पर कुछ बात अपनी रखना चाहें मैडम से। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं बस एक तो स्पोर्ट्स और दूसरे मैं खुद गर्ल्स कॉलेज में काम करती थी, तो मैंने वहाँ देखा जैसे कि सरकार भी फंड भेजती है, बट वो जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का वो होता ही नहीं है। जैसे सरकार के पास फंड आते आते वो धीरे धीरे थोड़ा अमाउंट कम हो जाता है, और फिर जो यूटिलाइजेशन जिन बच्चों के लिए होना चाहिए वो उनको अच्छे सही तरीके से मिल नहीं पाता। तो उसके लिए कुछ मतलब पहले ऐसे होता था, पर अब तो ऑनलाइन सब के पर्सनल अकाउंट में सब डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं, तो अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप अगर कह रहे हैं तो ठीक है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, पर हर चीज़ आजकल ऑनलाइन हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कहीं पर दिक्कत हो रही होगी। जी नमस्कार मैम, माई सेल्फ ज्योति पांडे, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। मेरा एक सुझाव है और विनम्र निवेदन है आपसे। हमने देखा कि जैसे ही आत्मानंद स्कूल संचालित हुआ, बहुत से प्राइवेट स्कूलों में खलबली मच गई और काफ़ी बच्चे निकल के प्राइवेट स्कूलों में आ गए। उसके पीछे एक कारण था कि उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से कहा गया। तो समाज का एक तबका जो ये कहता है कि उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, अगर सरकारी स्कूल का नाम आता तो शायद वो वहाँ पे नहीं डालते, लेकिन जैसे ही इंग्लिश मीडियम का नाम आया काफ़ी बच्चे वहाँ पे चले गए। फिर हमने देखा कि कोरोना काल में बहुत से हॉस्पिटल काफ़ी कम समय में बच्चों के लिए डेवलप हो गए, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़, काफ़ी अच्छे बेड, मतलब वो एक हॉस्पिटल ना कह के एक बहुत अच्छी जगह बन गई। वैसे ही क्या आंगनबाड़ी में भी किया जा सकता है? हमने देखा है बहुत से आंगनबाड़ी ऐसे हैं। जी मैम। हमने देखा है बहुत से आंगनबाड़ी ऐसे हैं जहां भोजन की व्यवस्था है, जहां आया मदर की व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिक्षा का अभाव है, कहीं ना कहीं वो वस्तु का अभाव है और कहीं ना कहीं वो खिलौने का अभाव है, जिसमें आज भी वो समाज का वो तबका जो अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजना चाहता, तो हमें उसमें कुछ करना चाहिए। ये आपके शहरी क्षेत्र में है जहाँ बच्चों को आंगनबाड़ी में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि यहाँ पे प्ले स्कूल है और बच्चों की स्कूल है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी हमारे बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं। मैं खुद अपने नातिन लोग को आंगनबाड़ी में पढ़ाई हूँ, क्योंकि डोंडी लोहारा में रहते हैं, वो एक
ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। और हम लोग सुधार करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे जन सहयोग से बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके हम लोग अभी भवनों में भी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ की स्टैंडर्ड बच्चों की खेल कूद की भी व्यवस्था कर रहे हैं, शासन से भी कर रहे हैं और जन सहयोग से भी कर रहे हैं। तो अभी वैसे भी मुख्यमंत्री ने बालवाड़ी की घोषणा किया है, तो उसमें तो पढ़ाई हो ही जाएगी, शुरू हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल बस जी। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर भारती साव। मैम चूँकि मैं एग्रीकल्चर और एजुकेशन दोनों क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो मैम मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूँगी। सबसे पहले तो मैम मैं एजुकेशन की तरफ जाती हूँ। तो मैम मैं चूँकि ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी हूँ, तो मैं आपसे उसी उद्देश्य से पूछना चाहूँगी मैम। मैंने देखा है मैम कि लोग जो है अपने बेटों को पढ़ने के लिए या फिर जैसे मेडिकल की तैयारी करानी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करानी है, तो उसके लिए बाहर उनको कोचिंग के लिए भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, लेकिन बेटियों को लोग नहीं भेजते, या बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो भेजते हैं। और स्पेशली जो गांव की बेटियां हैं जो 10वीं 12वीं में बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन कुछ अभाव की वजह से या फिर घरेलू परिवेश की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। तो मैम मैं चाहती हूँ, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी बेटियों के लिए, स्पेशली बेटियों, ना कि बेटियों नहीं, लड़कों के लिए भी कर सकते हैं, बट स्पेशली फॉर बेटियों के लिए हम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनके लिए वो ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट हम गवर्नमेंट की तरफ से खोलें कि वो मेडिकल की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी अपने ही क्षेत्र में आसानी से कर सकें। नहीं, ये तो सब जिला में चल रहा है, सभी जगह हमारी तैयारी कर रहे हैं। इसमें तो मेडिकल की कोचिंग, इंजीनियरिंग के कोचिंग, यहाँ तक कि पीएससी की कोचिंग दिल्ली में भी सरकार ने खोल के रखा है। तो इसमें बस ये है कि उन माताओं को हमको जगाने की ज़रूरत है जो बेटियों को नहीं भेजते हैं। इसमें आपके ज़माना में बेटी और बेटे से नहीं है, जबकि बेटियां तो कितनी आगे निकल गई हैं। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम लड़की है नहीं जा सकते या नहीं कर सकते। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, याद रखिएगा। मेरे साथ मोहन तिवारी जी मौजूद हैं, हमारे सबसे वरिष्ठ यहाँ के साथी हैं। मैं चाहूंगा मोहन तिवारी जी से कि पहले मैडम का स्वागत हम करें, क्योंकि स्वागत हमने मिस कर दिया, तो आज मैडम का स्वागत यहाँ पर करें। फिर हम कार्यक्रम के सम्मान समारोह की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले बुके से मैं चाहूंगा कि मैडम का स्वागत एक बार किया जाए। मोहन तिवारी जी, तालियों से स्वागत करिए हमारे मोहन तिवारी जी का। सुनील यदु जी भी हैं हमारे साथ, मैं भी वो चाहूंगा कि वो हमारे मार्केटिंग हेड हैं। एक बार चूंकि हमारे मेहमान यहाँ पर हैं, चूंकि वो यहाँ पर हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो भी उनका स्वागत करें। सुनील यदु जी। अनिल जी और सत्येन जी भी हैं, एक बार मंच पर आ जाइए जी। फिर सम्मान की इस बेला को आगे बढ़ाना है, चूंकि मैडम को विधानसभा भी जाना है, तो समय का भी काफी ध्यान रखना है। काफी लंबा समय बातचीत में भी हो चुका है, लेकिन बिना ढीला किए इसके बाद सम्मान के बाद सत्येन जी प्लीज। बिना डिले किए हम सीधा सम्मान समारोह पे आते हैं। दामिनी, आप एक एक महिला जिनका हमको सम्मान करना है, पहले उनके बारे में एक लाइन बताइएगा, फिर मंच पे उन्हें भेजिएगा जी। 10 मिनट बस, 10 मिनट। आप सभी के ठीक है। स्वागत में और सम्मान में सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे रितु साहू जी को, डॉक्टर रितु साहू जी। इन्होंने श्री दानी केयर हॉस्पिटल में डायरेक्टर के पद पर अपना कार्य और सेवा दे रही हैं। इसके साथ ही इन्होंने कोरोना काल में 100 से ज़्यादा मरीजों को ठीक किया है, स्वस्थ करके घर भेजा है। इसके साथ ही इन्हें मुख्यमंत्री द्वारा और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो इनके लिए वो स्वागत करें, सम्मान। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी तनुश्री जी को, पहले मैं बुलाना चाहूंगी सरिता यादव जी को। मैम इन्होंने ना केवल अपने कमेटी के लिए, बल्कि इन्होंने सारे 9 जिस समय सिलेक्शन हुआ तो उस समय इन्होंने ट्रेनिंग दिया। जिस तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग दिया, उसके बाद इनके बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। इसके साथ ही इनको वॉलीबॉल में रुचि भी है और इन्हें शहीद पंकज वीर नारायण अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैम काजल जी को बुलाना चाहूंगी। आइए, जल्दी आइए मंच पे प्लीज, उसके बाद तैयार रहिएगा बाकी लोग जी। इसके बाद प्रियंका गोयल जी तैयार है।
प्रियंका गोयल। प्रियंका गोयल जो जी हैं वो होली गाला की वाइस चांसलर हैं। इन्होंने सबसे कम उम्र में इन्होंने एक मार्केटिंग क्षेत्र में अपना एक नया नाम बनाया है। इसके साथ ही इन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया जिसके लिए हम सम्मान समारोह रखते हैं। इसी कड़ी पे जूली जी को बुलाना चाहेंगे, डॉक्टर जूली। जल्दी आ जाइए प्लीज आगे। डॉक्टर जूली। इसके बाद तनुश्री जी तैयार है मैम। जल्दी आते जाइए, मैम को विधानसभा में निकलना है, जल्दी आते जाइए प्लीज। ये NHMMI हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रही हैं। इसके साथ ही इन्होंने कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा मतलब मरीजों के लिए सेवा किया है। मैं इनका चाहती हूँ कि सम्मान हो। श्वेता जायसवाल जी इसके बाद। तनुश्री जी प्लीज। अलीशा कौर जी इसके बाद। इसके बाद डॉक्टर वेनुका यूएल मैम जी। डॉक्टर वेनुका यूएल। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी अनु विश्वकर्मा जी को। अनु विश्वकर्मा। मोनाली गुहा जी को हम बुलाना चाहेंगे। इन्होंने साइबर के सेक्टर में 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित किया है। इसके साथ पुष्पा साहू जी। इसके बाद मैं नीता गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने कोरोना काल का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है। इन्होंने न केवल 2 सालों में साहित्यिक के क्षेत्र में अपना नया नया आयाम के साथ एक बुक भी लॉन्च किया इन्होंने।
सोमा शर्मा जी आ जाइए मंच पे जल्दी। मैं सोमा शर्मा। मैं सोमा शर्मा जी। मोनाली जी आ गई है, मोनाली जी मंच पर आ जाइए सीधा। मोनाली ने आईटी सेक्टर पर काफी लंबा काम किया है, हमारे छत्तीसगढ़ की अलग एक पहचान है। निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम इन्होंने बनाया है। आप सब तालियों के से लगातार स्वागत करते रहिए मोनाली जी का। डॉक्टर भारती जी आ जाएंगी मंच पर। डॉक्टर भारती जी सभी का, क्योंकि ये वो कड़ियां हैं जिन्होंने आपस में जुड़कर इस इवेंट को सक्सेस किया है। निश्चित तौर पर सभी काबिले तारीफ हैं।
सुकृति जी हैं मेरे साथ, सुनीता जी हैं, कामिनी जी हैं मेरे साथ, अनीता जी हैं। मैं किसी का नाम भूल जाऊंगा तो माफी चाहता हूँ। वैशाली जी हैं, शीतल जी हैं यहाँ पर, पल्लवी जी हैं, विद्या जी हैं, और छोटी सी हमारी बिटिया है घर की, वो भी बहुत से यहाँ पर सहयोग यहाँ पर उन्होंने लगातार किया। तो सबके लिए लगातार तालियां यहाँ पर बजनी चाहिए। वो इनकी सोच है, आदित्य नामदेव जी की, और इनका ही लक्ष्य था कि आज के दिन में महिलाओं को हम सम्मानित करें, और ये कोर टीम बना, और जिसका प्रतिफल, जिसका परिणाम आज आप सब लोग हैं। अंकिता पांडे जी की मदर आई है, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट मंच पर आ जाएं। एक बात बहुत अच्छी लगी इस न्यूज़ चैनल में कि जो वाजिब में सम्मान के लायक है वो सारे यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं महिलाएं, और उनको मंच मिला है, चैनल के माध्यम से उनका काम सामने आ रहा है। अंकिता पांडे जी की मदर आई हुई है यहाँ पर, थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगी दामिनी? पांडे जी की जो मदर है, मतलब अंकिता जी जो है वो समाज सेविका है। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए भी अलग अलग क्षेत्र में काम किया। इसके साथ ही उनको रोजगार के साथ साथ उनकी मदर आई है मैम, तालियां बजती रहनी चाहिए। तबीयत खराब होने की वजह से वो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनकी मदर के लिए हम तालियां से स्वागत करते हैं। अब चूंकि महिला बाल विकास मंत्री हैं, हम सबका स्वागत उन्होंने किया, तो मैं चाहता हूं कि एक मोमेंटो देकर हम भी उनका स्वागत करें, क्योंकि उन्होंने आके हमारा भी मान बढ़ाया है और महिलाओं का स्वागत करके कहीं ना कहीं वो स्वागत को उस मुकाम तक पहुंचाया। मैं मोहन तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि मैडम को मोमेंटो देकर उनका यहां पर सम्मान किया जाए। आप सब रहिए मंच पर। अब मैं सबसे आखिरी में प्रोग्राम के, चूंकि प्रोग्राम की समाप्ति की ओर है, कुलेश्वर पांडे जी को मंच पर बुलाता हूं कि इस प्रोग्राम के बारे में और वोट ऑफ थैंक्स के लिए थोड़ा सा जिक्र करें और मैडम के लिए 2 शब्द कहें। जैसे कि आज सभी आप जानते हैं कि महिला दिवस है, और मैडम के बारे में सभी परिचित हैं बहुत ही बेहतर ढंग से। जिस तरह से मैडम ने जब से महिला बाल विकास का विभाग संभाला है, तब से बहुत ही बेहतर ढंग से जो है प्रदेश में काम किया जा रहा है महिलाओं के विकास के लिए। किस तरह से महिला का आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए लगातार अनिला केडिया जी लगातार काम करिए। प्रदेश में बहुत ही बेहतर ढंग से महिलाओं का किस तरह से विकास हो, आर्थिक स्थिति उनकी किस तरह से मजबूत हो, इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूंगा बंसल न्यूज की तरफ से। जी, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर जुड़े, श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उनका स्वागत करता हूं। ये होली गाला, उनका भी स्वागत करता हूं। NHMMI हॉस्पिटल का भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर हमारे साथ जुड़े, और वेन्यू पार्टनर ये होटल वेनिंगटन जो यहाँ के ओनर हैं जुनैद ढेबर, मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके सहयोग से इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर संपन्न हो पाया। तो देखिए, आज केवल एक दिन का सम्मान नहीं, हम चाहते हैं कि ये जो लोग यहाँ पर हैं ये जीवन भर सम्मान पाए, और हमारा चैनल जिस तरह से जुड़ सकेगा इस सम्मान में, हम सदैव आपके साथ रहेंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि मैडम को भी निकलना है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बधाई, धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और हमारे बंसल न्यूज़ के सारे साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज यहाँ पे हमारी सब महिला बहनों की जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि बिना कठिनाई के सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया। और मैं तो सोचती हूँ कि आज आप लोगों ने एक ही दिन सम्मानित किया, हमारी बहनों को तो रोज़ सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोग सुबह से जो 5 बजे से उठ के रात के 10 बजे तक जो निर्वहन करते हैं अपने काम में, उनके लिए उन्हें हमेशा सम्मानित करना चाहिए। वैसे भी बोलते हैं, कहावत है, जिस घर में नारी का सम्मान हो उस घर स्वर्ग बन जाता है। तो इसलिए आप सब भाइयों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप लोगों ने हम सब की सम्मान किए। थैंक यू, जय हिंद। बिल्कुल सही बात की मैडम ने, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे नायिका सम्मान 2022 छत्तीसगढ़ से सीधी तस्वीरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।